चलिए, तो क्लास लोडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लास लोडिंग क्या होती है लास्ट सेशन में। क्लास लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कराया जाता है। तो क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। मेमोरी में क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना क्लास लोडिंग कहलाता है। क्लास लोडिंग जो होता है क्लास लोडर्स करता है, और ये प्रोग्राम की रन होने के टाइम पे होता है। पहले लोडिंग होती है, देन लिंकिंग होती है, देन एग्जीक्यूशन होता है। क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, इनिशियलाइजर, कंस्ट्रक्टर, जो भी चीजें हैं क्लास की, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में स्टेप बाय स्टेप स्टोर कराना क्लास। क्लास लोडिंग दो टाइप का होता है, मतलब लोडिंग दो तरह से होता है। स्टैटिकली लोडिंग होती है, डायनेमिकली लोडिंग होती है। अच्छा, लोडिंग टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक चलता है। अगर कोई क्लास मेमोरी में लोड हुआ नहीं हुआ ये पता करना है, तो स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू आप ये पता कर सकते हो क्लास लोड हुआ या नहीं, है ना। स्टैटिक क्लास लोडिंग और डायनेमिक क्लास लोडिंग में यही अंतर होता है कि स्टैटिक क्लास लोडिंग में कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी क्लास लोड हो रही है, लोडेड क्लास के बारे में पहले से आइडिया हो जाता है। और वही डायनेमिक क्लास लोडिंग में कंपाइलर को लोडेड क्लास के बारे में पता नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इन केस ऑफ स्टैटिक क्लास लोडिंग कंपाइलर हैव ऑलरेडी knowledge about loaded class. In case of dynamic class loading, compiler don't have knowledge about the loaded class. कंपाइलर को लोडेड क्लास के बारे में नहीं पता। स्टैटिक क्लास लोडिंग किस किस सिचुएशन में होता है, जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाते हो, या एक क्लास का इनहेरिटेंस दूसरे क्लास में कर लेते हो, एक क्लास की स्टैटिक डेटा को कॉल कर लेते हो। ये सारे सिचुएशन में स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। और डायनेमिक क्लास लोडिंग करने के लिए जावा में क्लास नाम की क्लास होती है, और क्लास का ही एक स्टैटिक मेथड होता है जिसका नाम होता है फॉर नेम, वो करता है। ठीक है, प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं जाऊंगा अभी जावा सी। ये देखिए जावा सी करा हमने, और ये टेस्ट डॉट जावा को हमने कंपाइल कर दिया, और हमारा जावा क्लास लोडिंग टेस्ट करके क्लास जो है, इसमें देखिए लोडिंग टेस्ट चल रही है, ए भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिट हुई है ना। तो जब किसी क्लास का इनहेरिटेंस करते हो, एसोसिएशन करते हो, किसी क्लास का स्टैटिक डेटा कॉल करते हो, तो ये सारे सिचुएशन में स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है ना। ये सारे सिचुएशन में स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। अभी देखिए कोई स्टैटिक क्लास लोडिंग नहीं हो रही। अभी मैंने क्लास लोडिंग को चलाया है तो क्लास लोडिंग टेस्ट ही चल के आया है, कोई दूसरी क्लास नहीं रन हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि कमांड लाइन से अगर यहाँ पे हम दें ए, तो ए लोड हो जाए, बी तो बी लोड हो जाए, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट दे दें या यूजर से स्कैनर से इनपुट दे दें, किसी भी तरह से। तो ऐसा करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं ये कोड मेन मेथड के अंदर लिखूंगा ऐसा कराने के लिए, और मेन मेथड में मैं लगाऊंगा ट्राई एंड कैच। अब आप पूछेंगे नहीं कि ट्राई कैच क्यों लगा रहे हैं, बस मेरी इच्छा है, आगे समझ में आ जाएगा जब ट्राई कैच पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच हमने लगा दिया, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ई को प्रिंट कर दिया। और ट्राई के अंदर मैं एक क्लास नाम की क्लास है, और उसका स्टैटिक मेथड है फॉर नेम। ठीक है, ये मैंने कॉल किया। मैंने क्या लिखा, क्लास डॉट फॉर नेम। क्यों, क्लास एक क्लास होती है, बनी बनाई क्लास है, उसका स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्लास डॉट फॉर नेम। तो क्लास डॉट फॉर नेम जो मेथड है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी मुझे किसी क्लास का नाम रन टाइम पे दे दो। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम अपने दे दिया SS0, मतलब कमांड लाइन से रन टाइम पे जो भी आर्गुमेंट आएगा 0 पोजीशन पे, वो हमारी क्लास का नाम हो गया रन टाइम। तो जो भी क्लास रन टाइम पे देंगे उस क्लास को ये लोड कर देगा। ये है डायनेमिक क्लास लोडिंग। देखना चाहते हो आप, देखिए कंपाइल कर दिया मैंने। ये देखिए जब मैं इसको रन करूंगा और कोई क्लास का नाम नहीं दूंगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया जी ए, तो देखिए ए लोडेड, यहाँ लिख दिया बी, बी इज लोडेड, ऐसे। समझ रहे हो। तो आप एक बार में एक ही क्लास यहाँ दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं, है ना।
नहीं, आप 2 आर्गुमेंट ले लो, 3 आर्गुमेंट ले लो, लेकिन फॉर नेम मेथड तो एक ही आर्गुमेंट लेता है ना एक बार में, एक क्लास को लोड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक क्लास लोडिंग में कंपाइलर को पहले से पता था कि ये क्लास आने वाली है। ये फॉर नेम मेथड में ऐसा 0 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको पता है कि कौन सी क्लास आने वाली है। ए दे रहे हो तो ए लोड हो रहा है, बी दे रहे हो तो बी लोड हो रहा है। जो क्लास दे दोगे वो लोड हो जाएगा रन टाइम। तो स्टैटिक लोडिंग में कंपाइलर को पहले से पता था कि ये क्लास लोड होने वाली थी। ये डायनेमिक लोडिंग हमने करा, इसमें नहीं पता, नहीं पता है दोनों बातें कि कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी क्लास लोड होगी, कौन सी क्लास नहीं। बताइए, आपने फॉर नेम मेथड को दे दिया जी, ये 0 पोजीशन से वैल्यू उठा लेना, ये क्लास का नाम लेना, वो क्लास भी लोड हो जाएगा, काम हो जाएगा। दैट्स इट। बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर मतलब डायनेमिक क्लास लोडिंग यूजिंग दैट फॉर नेम वी कैन डू इट ना सर? डायनेमिक क्लास लोडिंग जो है, ये बिल्कुल सही बात है, ये फॉर नेम मेथड के थ्रू हो रहा है। ओके हाँ, फॉर नेम मेथड में जो हम नाम दे देते हैं क्लास का, उसको रन टाइम पे लोड कर दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए ठीक है। तो लोडिंग टेस्ट तो क्लास चल ही रही है, जो हमारी एक अलग क्लास है वो तो लोड होगी ही होगी, साथ में जो आप कमांड लाइन से रन टाइम पे दे रहे हैं आर्गुमेंट, वो भी क्लास लोड हो जाएगा। तो फॉर नेम मेथड कोई जरूरी नहीं कमांड लाइन से, तो स्कैनर से इनपुट दे दो, कहीं से भी दे दो, तो जो आप इनपुट दोगे वो क्लास रन टाइम पे लोड हो जाती है, ऐसा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, जब कोई क्लास का लोडिंग होती है ना, तो जेवीएम को कैसे पता चलता है कि क्लास मेमोरी में लोड हो गई है, या लोडिंग करते टाइम पे वो क्लास की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या करता है? जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, आप अपनी डिटेल निकालने के लिए क्या करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हो? आपको देखना है जी, आप कैसे लग रहे हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आईने के सामने खड़ा हो जाओगे, आपकी एक रिफ्लेक्टेड इमेज आपके सामने दिखेगी, वो रिफ्लेक्टेड इमेज जो आपके सामने दिखेगी, उसी से आप अपनी डिटेल निकाल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से जब भी कोई क्लास लोड होती है मेमोरी में, चाहे वो स्टैटिकली लोड हो, चाहे वो डायनेमिकली लोड हो, कोई भी क्लास मेमोरी में लोड होते ही जैसे ही वो मेमोरी में लोड होगी, है ना, उसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। वो डुप्लीकेट कॉपी कुछ और नहीं होती है, बल्कि क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट अकेले किसी के लिए नहीं बनता, वो हर क्लासेस के लिए अलग-अलग बनता है। जैसे क्लास सी लोड हुआ तो उसके लिए अलग बनेगा, क्लास डी लोड हुआ तो उसके लिए अलग बनेगा, बी लोड हुआ तो उसके लिए अलग बनेगा, है ना? चाहे कोई क्लास स्टैटिकली लोड हो, चाहे डायनामिकली लोड हो, क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? तो जैसे ये डायनामिकली लोड हुआ ना फॉर नेम मेथड ने डायनामिकली लोड करा ना, तो ज़ाहिर-सी बात है वो क्लास जब बनी होगी, लोड हुई होगी, तो उस क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना होगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हम स्टोर भी करा सकते हैं इस किसी सी वेरिएबल में, क्लास सी वेरिएबल में। इसका मतलब फॉर नेम मेथड का 2 काम होता है। पहला काम, किसी भी क्लास को डायनामिकली लोड कराना, और जो लोडेड क्लास है, जो क्लास लोड हो रही है, उसके लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कराना। तो क्लास नाम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न होके आ रहा है, प्लस वो क्लास डायनामिकली लोड हो रही है। कितना काम हो रहा है लोडिंग टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे, तो मैं इसको सी को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ सी को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया है, क्लास ए, है ना, क्लास ए लिखा गया।
इसी को जब हमने प्रिंट किया तो क्लास ए लिखा गया। तो फॉर नेम मेथड ने क्या करा कि किसी क्लास को रन टाइम पे तो लोड करा, है ना, डायनेमिक लोडिंग करी, और लोडिंग करने के बाद उस क्लास की जो रिफ्लेक्टेड कॉपी थी, डुप्लीकेट इमेज था, वो क्लास के ही एक वेरिएबल में दे दिया जिसका नाम था यानी कि किसी क्लास को रन टाइम पे लोड करना और उसकी लोडेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। और लोडेड क्लास का ऑब्जेक्ट उसके लिए नहीं बनता है, क्लास के लिए बनता है, और क्लास जो ऑब्जेक्ट होता है वो अकेले नहीं बनता है, किसी क्लास के लिए ही बनता है। जैसे आपका डुप्लीकेट इमेज, आप मतलब किसी आईने में डुप्लीकेट इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का ही दिखेगा ना, चाहे मेरा चाहे आपका। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा दिखेगा, आप खड़े हुए तो आपका दिखेगा। उसी तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट अकेले नहीं बनता है, समझ लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा जी कैसे, वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे, जब कोई क्लास रन टाइम पे लोड होगी तो हर क्लास के लिए वो अलग अलग बनाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्लास की वेरिएबल में होता है। अब अगर आप डायनेमिकली लोड कर रहे हो तब भी बनता है और स्टैटिकली लोड करोगे तब भी बनेगा। आपने कहा मेरी किसी क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है या नहीं, ये कैसे मैं पता लगाऊं? अगर मेरी कोई क्लास स्टैटिकली लोड हुई है तो मैं बताता हूँ। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे गेट क्लास मेथड चला लीजिए, है ना, गेट क्लास ये मेथड चला लीजिए। गेट क्लास मेथड जब चलाओगे तो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ जाएगा, समझे आप? तो अगर कोई क्लास स्टैटिकली लोड हो रही है उस पे गेट क्लास मेथड चलाइए। अगर आपको याद हो तो डू स्ट्रिंग मेथड में ये गेट क्लास डॉट गेट नेम मेथड एक लिखा होता है, ये वही मेथड है गेट क्लास डॉट गेट नेम। समझ में आई बात? गेट क्लास से क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, और इस क्लास के ही तो बड़े बहुत सारे मेथड हैं, गेट नेम, गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, गेट एक्सेस रूल, गेट मॉडिफायर्स वगैरह वगैरह। ये सब मेथड जो चलाओगे, इन सारे मेथड से आपकी क्लास की सारी डिटेल आ जाएगी, आपकी क्लास की पूरी रिफ्लेक्टेड कॉपी, पूरी रिफ्लेक्टेड इमेज पूरी निकल के आ जाएगी कि क्या आपकी क्लास में है, क्या क्या चीजें पड़ी हुई सब कुछ। समझे? भाई गेट क्लास डॉट गेट नेम अगर आपको याद हो टू स्ट्रिंग मेथड में, ये वही वाला तो है। तभी तो उसी से तो आपकी क्लास का नाम रन टाइम पे आ जाता है। आपकी रेफरेंस आईडी जो प्रिंट करती है क्लास नेम एट द रेट हैश कोड, ये वो तो कोड है, कुछ इस तरह से लिखा होता है। पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम है गेट, नहीं नहीं, मेथड का नाम है, हाँ, मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या कोडिंग लिखी जाती है? इसके अंदर लिखी जाती है जी रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम, है ना। ये गेट क्लास डॉट गेट नेम से क्या समझते हो? गेट क्लास से क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, उस क्लास का मेथड है गेट नेम, उससे गेट नेम चल गया, तो मेथड पे मेथड कॉल हो गया, ऐसे हुआ। प्लस, है ना, एट द रेट, है ना, और फिर उसके बाद इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग, और उसके अंदर हैश कोड चल जाता है। ये पूरा मतलब आपका रेफरेंस आईडी इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग, और उसके अंदर कॉल हो जाता है जी हैश कोड, हैश कोड। इस तरह से ये कहानी चल जाती है, ये पूरी कहानी चलती है। ठीक है। तो सर थोड़ा स्क्रीन लैगिंग हो रहा है सर, स्क्रीन लैगिंग हो रहा है सर बहुत। अभी क्या दिख रहा है? अभी वो हैश कोड लिखे सर। बस उतना ही लिखा है, और ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग, ये है पूरा कोड है, ये कोड चलता है इंटरनली। तो मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए सिंपल सा मतलब है, कोई भी क्लास कैसे भी लोड होगा, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई आईने में तो रिफ्लेक्शन तो सबका दिखना है, चाहे वो पहले से पता हो कि आईने में किसका चेहरा दिखना है, या पहले से नहीं भी पता हो, आईने में रिफ्लेक्शन तो सबका होना है कि नहीं? अब जैसे मैं घर में रोज हूँ, तो रोज सुबह उठता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, आईना देखता हूँ, तो ठीक है, मेरा तो रिफ्लेक्शन वहां दिखना ही दिखना है, ये पता है डेली।
अब कोई रन टाइम पे आ जाता है, मेरे यहाँ गेस्ट आ जाता है और वो अपना इमेज देखना चाहता है तो उसको भी दिखेगा, हर आदमी को दिखेगा, चाहे हम हैं चाहे आप है चाहे कोई भी। रिफ्लेक्टेड इमेज तो दिखनी ही दिखनी है ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर एक आदमी का दिखना है वहां पे। तो उसी तरह से चाहे कोई क्लास स्टैटिकली लोड हो रही है चाहे डायनेमिकली लोड हो रही है, क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। बस तो ये गेट क्लास वाला कहानी है। इसको रिफ्लेक्शन में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे फिर से, वहां भी पढ़ेंगे। और ये क्लास डॉट फॉर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रहना चाहिए। इसके दो काम हैं, किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करना और जो लोडेड क्लास है उसके लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना। आपने कहा ये क्यों करा हमने सर, ये हमने डायनेमिक लोडिंग करने के लिए ये क्लास क्लास का फॉर नेम मेथड क्यों बनाया गया, इसका क्या यूज है। ये समझ लो, ऐसा समझ लो कि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, हाई लेवल पे टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते और बस उस क्लास का नाम दे देते हैं, जो ये मेरे लिए क्लास का नाम, ये लीजिए ये क्लास का नाम है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एंड्रॉयड पता हो तो हम एक मैनिफेस्ट फाइल बनाते हैं, वहाँ एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, बस वो एक्टिविटी का नाम दे देते हैं कि भाई ये मेरी एक्टिविटी क्लास चल जाए। बस वो एक्टिविटी क्लास अपने आप रन होती है, अपने आप लोड होती है, अपने आप उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके बैकएंड में सारी कोडिंग इसी के थ्रू होती है। आगे चल के हम सर्वलेट पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क में जी हम एक्सएमएल बनाते हैं, वहाँ पे अपनी अपनी क्लासेस के नाम दे देते हैं कि ये मेरी क्लास है, तो वो उसको रन टाइम पे लोड कर देता है, अपने आप उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये रन टाइम पे लोडिंग के लिए यही कोड बैकएंड में चल रहा होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्लास क्लास से फॉर नेम से रन टाइम पे लोडिंग हो गई और फिर क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो इस क्लास क्लास का जो ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब आपकी क्लास की रिफ्लेक्टेड इमेज मिल गई, रिफ्लेक्टेड कॉपी मिल गई। अब उस क्लास क्लास के ऑब्जेक्ट से, है ना, यही कोड इंटरनली भी चलती है जेवीएम के अंदर, जिसके माध्यम से वो हमारी क्लास की सारी डिटेल निकालता है कि हमारे क्लास में कितने मेथड कितने फील्ड हैं। आपने कहा हम नहीं निकाल सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। आप चलाओ सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, सी डॉट आपकी क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं, कितने फील्ड हैं, कितने मेथड हैं, कौन से इंस्टेंस वेरिएबल हैं, कौन सा डेटा प्राइवेट है, किसके आगे क्या लगा है, ये सब आप निकाल सकते हो इसी क्लास क्लास के ऑब्जेक्ट से। जावा डॉट लैंग पैकेज में होती है क्लास क्लास, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसका डॉक निकालो। इसीलिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए दिया गया था, इसलिए बताया गया पहले भी कि जाइए उसे देखिए। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा ये वहां पे देखना है यहाँ करना है। वैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। क्लास क्लास का ही एक मेथड होता है, पता है, न्यू इंस्टेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। एक न्यू से भी ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू इंस्टेंस से बनता है, फैक्ट्री पैटर्न से बनता है, क्लोन मेथड से बनता है। तो ये जो न्यू इंस्टेंस है, ये एक अलग तरीका हो गया ऑब्जेक्ट बनाने का। अब जो क्लास रन टाइम पे लोड होके आएगी, उसी क्लास का रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और देखना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना, तो एक काम करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्टर ले लेना होगा। ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है ना, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ और मैं पहले बिना न्यू इंस्टेंस के दिखाता हूँ। ए का कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे ले लिया हमने बी का कंस्ट्रक्टर। मैं न्यू इंस्टेंस को हटा देता हूँ और आप देखिए, लोडिंग होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट बन जाना। लोडिंग होने का मतलब बस लोडिंग हो गई मेमोरी में, देख लीजिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं चला। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी डॉट न्यू इंस्टेंस। अब देखिए, कंपाइल कर दिया और रन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर यहाँ ए का चल चुका है। बी लिखेंगे तो बी का भी कंस्ट्रक्टर चल चुका है। तो किसी क्लास को रन टाइम पे लोड करना और रन टाइम पे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्लास क्लास का स्टैटिक मेथड फॉर नेम है और नॉन स्टैटिक मेथड न्यू इंस्टेंस है। तो फॉर नेम किसी क्लास को रन टाइम पे लोड करता है और लोड करने के बाद उसकी जो रिफ्लेक्टेड कॉपी है, रिफ्लेक्टेड इमेज है, वो रिटर्न कर देता है, यानी कि उसी क्लास के लिए क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। और न्यू इंस्टेंस जो है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना देता है। आपने कहा सर न्यू और न्यू इंस्टेंस में क्या अंतर है, बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। न्यू के साथ हम हमेशा लिख देते हैं क्लास का नाम, जो कि फिक्स हो जाता है, स्टैटिकली हम बता देते हैं, कंपाइल टाइम पे हम फिक्स कर देते हैं कि न्यू ए, न्यू बी, न्यू स्टूडेंट। तो न्यू के साथ जब मैंने क्लास का नाम दे दिया, इसका मतलब हमने क्लास फिक्स कर दी कि इसी का ऑब्जेक्ट बनना है, और वो उसी कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है किसी का ऑब्जेक्ट बनना है। बनता तो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे है, लेकिन डिसीजन स्टैटिकली हो जाता है। न्यू इंस्टेंस को पता ही नहीं है कौन सी क्लास आने वाली है, जो क्लास रन टाइम पे आएगी उसका ऑब्जेक्ट बना देगा वो। ए आएगी ए, बी आएगी बी, जो भी क्लास, मैंने फॉर नेम के थ्रू रन टाइम, इसलिए जो क्लास फॉर नेम है
और न्यू इंस्टेंस है वो एक साथ लिखा जाता है। डायनेमिकली क्लास को लोड कराना फॉर नेम से और न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको जो मुझे लोडिंग पढ़ाना था और ये सब कुछ समझाना था, उसको पढ़ाने का सिर्फ यही पर्पस था कि मैं ये क्लास फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस वगैरह समझा पाऊंगा। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो पूछ। सब लोग नींद में एकदम डूब गए हैं तो सुबह सुबह है। मत पूछो भाई, कोई बात। सुबह सुबह एकदम नींद में इतना बढ़िया नींद आ रहा होगा, कई लोग तो रिकॉर्डिंग भी लगा के चले गए होंगे। ठीक है, तो पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़े। रजनीकांत समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बताओ फॉर नेम मेथड और न्यू इंस्टेंस मेथड का काम क्या है? फॉर नेम मेथड का क्या क्या काम है? रजनीकांत बताओ, तुम ही बताना है। फॉर नेम मेथड का काम क्या होता है? सर फॉर नेम मेथड जो होता है सर, ये डायनेमिक क्लास लोडिंग का मतलब सर ये काम करता है। मीन्स कि सर फॉर नेम मेथड का यूज करके सर हम लोग डायनेमिकली, मीन्स कि ये पता नहीं होता है कि कौन सा क्लास लोडिंग होने वाला है, तो सर हम लोग फॉर नेम मेथड का कॉल करके डायनेमिकली क्लास लोडिंग कराते हैं, चाहे वो आर्ग्यूमेंट लेके कराए या फिर सर स्कैनर क्लास का यूज करके करवाए। तो सर ये डायनेमिकली क्लास लोडिंग कराने के लिए फॉर नेम मेथड का होता है सर। और बस और डायनेमिकली और क्लास सर लोडिंग करता है और भी कोई काम करता है? प्रदीप और बताओ, सर किसी प्रदीप बताओ। हम्म इस फॉर नेम का हम्म, फर्स्ट सर, फॉर नेम तो सर ये डायनेमिक लोडिंग के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड, जैसे अगर क्लास, हमें जो क्लास का वो चाहिए हो, बोले तो इसकी एक ऑब्जेक्ट चाहिए हो, तो हम इससे कर सकते हैं। क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास के यस, लिए जो क्लास। लोडेड क्लास है उसके लिए क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मतलब है, जो यस भी क्लास यस। मेमोरी में लोड होगी उस क्लास के लिए क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। उसके लिए क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। तो आप इसे दोबारा सुनिएगा, दोबारा पढ़िएगा, और क्लास फॉर नेम न्यू इंस्टेंस खूब पढ़िए, इसको खूब प्रैक्टिस करिए, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है ना? तो इसका इसका आगे भी यूज आएगा। चलिए भाई, तो इस तरह से देखिए स्टैटिक लोडिंग और ये सारा चीज हो गया। डायनेमिक लोडिंग, क्लास नेम, क्लास क्लास फॉर नेम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब देखिए अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक क्लास की बाउंड्री के अंदर क्या अब एक आधा चीज और बचा हुआ है, जैसे एक दिस करके कंसेप्ट बचा हुआ है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो क्लास के बाउंड्री में दिस को जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल जानते हैं। बहुत एग्जांपल जो है हमने पहले भी बना रखा है इसके, आप सब लोग पता ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल हो और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शो नाम का मेथड हो, और हम यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ से हमने टी डॉट शो मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दी, तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट यहाँ पे बताइए? हैं, क्या आएगा आउटपुट? सर 10। 10 आ जाएगा, सर सिंपल एरर सा। आएगा सर। एरर क्यों आएगा भाई? एरर क्यों सर आएगा? सर एक मिनट सर, कंफ्यूज हो गया सर, एक मिनट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरर कुछ भी नहीं आएगा। 10 आउटपुट आ नहीं गया। सर, हाँ सॉरी 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 सॉरी। 10 आउटपुट आ गया, देखिए। ठीक है, 10 आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 10 आउटपुट आ गया, देखिए परफेक्टली। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके अंदर भी एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? 10 10 10 आ जाएगा, 20 20 सर। 20 आ जाएगा, 10 20 आ जाएगा, 20 10 आ जाएगा, क्या 20 आएगा? 2020। 20 सर, 20 दोनों में 20। 20 आएगा। 20 20 आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है भाई इसे।
तो 2020 आ जाएगा। और ऐसा क्यों आ जाएगा? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल जब सेम नाम से होते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो लोकल वेरिएबल का जो शैडो है वो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है, जिससे इससे डेटा शैडोइंग हो जाती है ना। लोकल वेरिएबल का जो शैडो है वो इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर पड़ जाता है, जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है और प्रेफरेंस जो है लोकल को मिल जाता है। तो इसी को ही हम डेटा शैडोइंग बोलते हैं। तो जब किसी प्रोग्राम के अंदर लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाए तो इसे डेटा शैडोइंग कहते हैं। शैडो का मतलब होता है परछाई। लोकल वेरिएबल की परछाई इंस्टेंस के ऊपर पड़ गई, लोकल वेरिएबल का शैडो इंस्टेंस के ऊपर पड़ गया, जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल चुका है और प्रेफरेंस मिल गया जी लोकल वेरिएबल, इसलिए लोकल चला। तो इसी को डेटा शैडोइंग बोलते हैं, राइट। अच्छा, डेटा शैडोइंग जब भी होती है प्रोग्राम के अंदर, डेटा शैडोइंग जब भी प्रोग्राम के अंदर होती है, हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हम एक और क्लास बना के करते हैं, एक और क्लास के माध्यम से करते हैं। जैसे ये मेरी स्टूडेंट नाम की क्लास है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल है, इंटीजर एज नाम का वेरिएबल है, और फिर है उसका ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें अगेन स्ट्रिंग नेम है, कॉमा इंट एज है, फिर नेम इक्वल टू नेम है, सर स्ट्रिंग में आई छूट एज गया है। एज इक्वल्स टू एज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक वाइड शो नाम का मेथड है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, है ना, यहाँ पे मैंने नेम को प्रिंट कर लिया और एज की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। नेम और एज हमारा दोनों वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट हो गया। बाकी ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं राम और एज देते हैं 34। तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ, क्या आउटपुट आएगा बताइए? सर राम और 34। राम और 34 आपका आउटपुट आ जाएगा। सबका राम और 34 आएगा, किसी का अलग भी आएगा? राम और 34, राम और 34 ही आएगा जी, नहीं आएगा। राम और 34 ही आएगा। यस सर एरर आएगा। एरर आएगा? यस सर। एरर नहीं आया तब? सर क्योंकि सर हम दिस कीवर्ड ऑन है। एरर तो नहीं आएगा भाई, देख लो एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, मैं कंपाइल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जावा सही है सी सर। स्टूडेंट डॉट जावा, कोई एरर नहीं है। पब्लिक स्पेलिंग गलत है, PUBLIC, बस यही एरर था। ये देखिए कोई एरर नहीं, लेकिन ये जो आउटपुट आएगा ये आएगा आपका नल और जीरो। तो बता सकते हैं नल जीरो क्यों आया? नल और जीरो आउटपुट क्यों आया, कोई बता सकता है? क्योंकि सर ये जो वाइड शो वाला जो हमारा मेथड चला हुआ है, हम्म इसकी वे और जो ऊपर ये वाला जो मेथड है स्टूडेंट, ये जो कंस्ट्रक्टर है, हम्म। तो हमारी जो वैल्यू वहां पे, इसमें कुछ हमारी वैल्यू ही नहीं गई, क्योंकि शो वाले मेथड यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं है, वहां पे वैल्यू है कंस्ट्रक्टर में, तो इसलिए नल और जीरो आया। मतलब राम और 34 मतलब तो सर कंस्ट्रक्टर में भेजा है ना हमने। नहीं, भेजा है ना सर वहां पे, लेकिन सर प्रिंट तो हम शो में करवा रहे हैं। अगर हम वहां पे प्रिंट करवाते कंस्ट्रक्टर, तब वहां पे वो होता, तो लेकिन ऊपर हम शो ऊपर को कर दिया तो क्या दिक्कत कर दिया? नेम इक्वल टू नेम भेज तो दिया है डेटा।
सर डेटा लग रहा है छुप गया है सर। मतलब डेटा छुप गया कैसा, मतलब कैसे? सब डेटा हाइडिंग हो गया सर शायद। डेटा सर हाइडिंग नहीं हो गई, डेटा शैडोइंग हो गई। हाँ जी सर, हाँ जी सर, वही डेटा सर। शैडोइंग हो गया ना, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल हाँ जी वेरिएबल सर। का नाम सेम हो गया। ये इंस्टेंस सर वेरिएबल है, सर ये लोकल इंस्टेंस, वेरिएबल का डेटा छुप गया। ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, दोनों का नाम सेम हो गया। तो यहाँ पे जेवीएम कंपाइलर दोनों ही कंफ्यूज हो गए। जब दोनों का नाम सेम हो गया, तो जब आप डेटा लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो नेम इज इक्वल टू नेम, तो कौन सा नेम किस नेम में जाए उसको तो पता नहीं चल रहा है। अगर आप इसका नाम एन रख दो, वेरिएबल का नाम एन रख दो, और इसका नाम ए रख दो, तो ये वेरिएबल डेटा शेडोइंग होगा नहीं। और फिर आप यहाँ पे लिख दो एन इज इक्वल टू नेम, ए इक्वल टू ए, जैसे लिख दो, तो ये प्रोग्राम बढ़िया चलेगा। कंपाइल और रन, ये देखिए बढ़िया चल रहा है ना, आ रहा है ना आउटपुट, जब दोनों का नाम अलग अलग है। लेकिन जब दोनों का नाम सेम हो जा रहा है, तो डेटा शेडोइंग हो जा रही है और वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सा डेटा किस में रखें। ठीक है, ये नेम है और ये एज है। यहाँ पे लिखा जी हमने नेम, और यहाँ हमने लिखा एज। ठीक है, तो कौन सा नेम किस में चला जाए, कौन सा एज किस में चला जाए, ये कंफ्यूजन हो गया। इंस्टेंस और लोकल में कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो फिर प्रेफरेंस लोकल को चला जा रहा है, और जो नेम वाला डेटा है अपने ही नेम में रख ले रहा है, एज वाला डेटा अपने एज में। लेकिन जो ये नेम और एज यहाँ प्रिंट कर रहे हो आप, ये ऊपर वाला डेटा प्रिंट होके आ रहा है, ये इंस्टेंस लेवल पे जो डिक्लेयर्ड है, ये ऊपर वाला डेटा प्रिंट हो गया, नेम और एज ऊपर वाला आ रहा है। तो इसलिए आपने डेटा असाइन करा लोकली और प्रिंट कर रहे हो इंस्टेंस वाला। यहाँ पे आपने जो असाइन करा है, ये इसी मेथड के अंदर, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर नहीं जाके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा शेडोइंग। तो डेटा शेडोइंग क्या होती है, जब किसी प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं। जब किसी प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं, तो लोकल वेरिएबल का शैडो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है, जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है और प्रेफरेंस लोकल को मिल जाता है। तो ये भी डेटा शैडोइंग का ही अगेन एक प्रॉब्लम। तो ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। अब इस दोनों प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए, मतलब हमें चाहिए जी इंस्टेंस वाला डेटा भी चाहिए और लोकल वाला भी डेटा चाहिए। सर दिस कीवर्ड लगा देंगे सर। दिस कीवर्ड लगा दें। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए, अभी 2020 आ रहा था, मुझे 10 भी चाहिए, तो हम दिस डॉट एक्स लगा देंगे, दिस डॉट एक्स लगा देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो दिस डॉट एक्स लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस डॉट एक्स लिखने से क्या हुआ जरा देखते हैं जी। पहले कोड कंपाइल कर लिया और फिर रन कर लिया, तो देखिए यहाँ 10 भी आ गया, 20 आया, यानी कि दिस डॉट एक्स लिखने से 10 आ गया। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे नेम इक्वल टू दिस डॉट नेम लिखने से हमारा काम हो जाएगा, दिस डॉट नेम, और एज इक्वल टू दिस डॉट एज लिखने से हमारा काम हो गया। तो ये होता क्या है दिस, अब इसी के बारे में हमें जानना है। तो बताओ प्रीतम, क्या होता है दिस, और दिस लगाने से क्या हो गया, आखिर ये दिस कीवर्ड क्या करता है। ठीक है, ये देखिए आ गया आउटपुट, बिल्कुल चल गया। तो दिस लगाने से दोनों जगह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दिस होता क्या है, दिस लगाने से ऐसा क्या हो गया कि भाई काम हो गया हमारा, ऐसा क्या हुआ भाई? reference variable this is. रेफरेंस वेरिएबल है दिस। अच्छा, सर दिस से जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखता है, उसका जो रेफरेंस आईडी होती है दिस क्लास, दिस कीवर्ड के अंदर होती है करंट क्लास। So this keyword सर वो दिस कीवर्ड करंट क्लास डाटा मेंबर को रिप्रेजेंट करता है सर। सो यहाँ पे करंट क्लास डाटा मेंबर तो स्ट्रिंग नेम है सर, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रीतम बताओ भाई, क्या जानते थे इसके बारे में? प्रीतम, आवाज दिस आ रही है, ऑब्जेक्ट, नहीं आ रही है? हेलो हाँ सर। प्रीतम, आवाज आ रही है?
हेलो, हाँ हाँ संतुल, बताओ दिस के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ सर, दिस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वेरिएबल होता है ना। दिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है मतलब? अगर दिस और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वेरिएबल तो ये की हेलो चलो कोई बात नहीं, प्रीतम बताओ। सर, जैसे कि दिस कीवर्ड जो होता है सर, वो मतलब कि सर कह रहे हैं मतलब सर उतना अच्छे से नहीं पता है सर। तो सर फिर पता था सर, एक्सप्लेन नहीं करना हेलो करना है। हम्म, बताइए हेलो बताइए। सर। सर जो दिस कीवर्ड है इसके अंदर करंट क्लास का ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी होती है, ये है वो दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड में करंट क्लास की रेफरेंस आईडी होती है, करंट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो दो वर्ड आप बोलो, करंट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी। करंट और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी का मतलब क्या हुआ, और इसके बारे में कहानी बताइए। जी, करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी रेफरेंस आईडी सर। जो क्लास जैसे क्लास टेस्ट है, इसके जो ऑब्जेक्ट बना उसकी रेफरेंस आईडी दिस कीवर्ड के पास होती है। अच्छा, अगर मान लो प्रीतम, मैं यहाँ दिस हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से दिस हटा देता हूँ। क्या नाम है, प्रशांत। और मुझे क्या चाहिए, 10 डेटा चाहिए, तो मैं बिना दिस के प्रिंट करा सकता हूँ? बिना दिस के, दिस सर कीवर्ड यूज आपकी स्क्रीन रुक रही है, आप ये नहीं पता पाया कि तुमने दिस कहाँ से करे, हटाया। दिस कहाँ लगाया था? टेस्ट में लगाया था, जहाँ लगाया था वहां हटा दिया, जहाँ लगाया था वहीं से हटा दिया। तो सर 2020 प्रिंट होगा ये दो बार, क्योंकि तुमने दो बार नहीं, सिस्टम डॉट मुझे आउट डॉट चाहिए, प्रिंट मुझे कर हुआ। 10 ही चाहिए और 20 भी चाहिए, लेकिन मैं दिस यूज नहीं करना चाहता हूँ। अब बताइए कैसे करूंगा? तो सर आप टी डॉट एक्स लिख दो, टी डॉट एक्स, क्योंकि आपने टेस्ट क्लास का टी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये आईडी टी डॉट बनाई है। एक्स ऐसे, टी डॉट एक्स ऐसे लिख दूं? जी सर, जी सर। ये लोग लिख दिया, अभी ये चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। ये देखो, ये देखो एरर आ गया। सर आपको जो टेस्ट क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको ग्लोबली बनाओ, इंस्टेंट ऊपर टेस्ट इनके नीचे बनाओ, टेस्ट टी बराबर न्यू टेस्ट। न्यू न्यू टेस्ट डॉट एक्स लिख दीजिए, चल जाएगा। न्यू टेस्ट कर ले, है ना? यस। नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, जी सर, हाँ न्यू टेस्ट, हाँ जी नया सर न्यू ऑब्जेक्ट नहीं टेस्ट से भी बनाना चल है, जाएगा। नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो सर आप तो मेथड में इसका जो रेफरेंस आईडी इसको वहाँ पास कर दो, सो मेथड में टेस्ट टी मान के पास कर दो तुम रेफरेंस। तो आप लैपटॉप से लॉगिन हो तो अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे? नहीं सर, अभी तो मोबाइल से लॉगिन हूँ। अच्छा, तो बताओ मैं क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं? सर आपने जो वॉइड शो मेथड बनाया है इसके अंदर आप टेस्ट टी का एक वेरिएबल ले लीजिए, जिसमें टेस्ट पैरामीटर ले लीजिए। की वेरिएबल ऐसे हाँ ले लूं? जी सर, और ऊपर जो आपने मेथड बनाया इसके अंदर भी ले लो। इसके अंदर भी ले लिया टेस्ट की। अब चला दूं? जो सर तुमने जो टी डॉट जो नहीं नहीं सर, जो तुमने टी डॉट टेस्ट लिख रखा ना, इसको आप केवल टी कर दो। टी डॉट एक्स जो लिखा है इसको केवल टी कर दें, टी कर दिया, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन तो समझ में नहीं आ रही, कहाँ मैं चल रहा हूँ, कहाँ आपकी स्क्रीन चल रही है। रुको सर मैं, वो नीचे ही बोल रहे हैं सर, आर्गुमेंट दे रहे हैं। सर जो स्क्रीन सर बहुत लेट चल रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब देखो, अब दिख रही है? जी यस सर,
मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तुमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया ना टेस्ट टी वाला, इसके जो नीचे तुमने टी डॉट टेस्ट वो शो मेथड कॉल किया है, हाँ हाँ आप इसमें केवल टी का ऑब्जेक्ट पास करो। ये जो टेस्ट टी लिखा है ये नंबर लिखो, टी डॉट टी का ऑब्जेक्ट पास करो। कर दिया पास। सर हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी। शो मेथड में नहीं होगा ना सर? हाँ ये सर हो गया। पैरामीटर में आ जा होगा। आप ऊपर जो जो शो मेथड है इसमें टी डॉट एक्स अब लिख लो, अब तुम्हें 10 ही प्राप्त होगा। टी डॉट एक्स लिखो ऊपर जो शो मेथड में, जहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। यस जी। हाँ भाई सही है, चल तो गया, ये बढ़िया है। ये तो आपने बिना दिस के भी कर दिया। ये कैसे कर दिया भाई प्रशांत? प्रशांत ये कैसे कर दिया ये? ये सर जो हमने जो मेथड है वो सॉरी जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने शो में इसमें पास किया है, वर्ड शो मेथड में इधर से पास किया है। जो इसकी टी में रेफरेंस आईडी थी उसको भी पास किया है। क्यों क्योंकि पास हमने किया, कोई ऐसा न्यू क्यों? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर जो ग्लोबल वो सॉरी जो मेथड के अंदर जो आपने जो x इक्वल टू 20 लाख का था, यदि हम ये पास नहीं करते तो केवल 20 ही प्रिंट होता, जो एक मेथड के अंदर ही था। लेकिन हमें तो को जो इंस्टेंस x इक्वल टू 10 लेना था, तो ये तो क्लास, क्योंकि क्लास का जो इंस्टेंस की मेमोरी तो हीप एरिया में मिलती है, इस वजह से हमें जो इसका ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल ये करना आप है। बोलो कि x इज इक्वल्स टू 10 जो डेटा है इसको मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिली थी, तो जाहिर सी बात है ये तो या तो ऑब्जेक्ट से कॉल होगा या तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वेरिएबल से कॉल होगा, है ना? तो आपने रेफरेंस जी वेरिएबल सर। ऊपर आर्गुमेंट में भेज दिया और रिसीव कर लिया और फिर उसके थ्रू से कॉल कर लिया। जो x इज इक्वल्स टू 10 है ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है ना? और इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में मिलती है। तो आपने क्या करा, अपनी क्लास की जो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी थी वो मेथड में पास करा दी और ऊपर होल्ड करा दिया, है ना, रेफरेंस वेरिएबल को। और होल्ड करा के फिर उस रेफरेंस वेरिएबल से आपने डेटा कॉल कर ली, क्योंकि उसका एड्रेस चला गया, उसकी आईडी पहुंच गई। जी ये सब झंझट को खत्म करने के लिए जब दिस कीवर्ड का यूज करते हैं ज्यादातर। मतलब ये है कि अब जो पास कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी आपको यूज करना है तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की जगह पे दिस लिख लो। बस सही दिस बात है। दिस का यूज करना बस। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो आप अपना ऑब्जेक्ट ऊपर पास करो, फिर होल्ड करो, फिर यूज करो। तो इससे अच्छा है कि दिस यूज कर लो। सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं हाँ दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। ये दिस की डेफिनेशन होती है। दिस को कई कई पॉइंटर भी लिखा जाता है, इम्प्लिसिट पॉइंटर बोला जाता है, दिस पॉइंटर बोला जाता है। तो दिस पॉइंटर मतलब जो दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। तो दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ये जो काम आप कर रहे हो यही काम दिस के लिए करके दे दिया जाता है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है। कि आपको अपने ही ऑब्जेक्ट को अपने मेथड के अंदर ऐसे पास कराना, फिर उसको ऊपर होल्ड कराना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यही काम दिस के लिए करके दे दिया जाता है। और दिस नाम के कीवर्ड में इसी तरह से आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस नाम के इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट की आईडी फिर दिस नाम के कीवर्ड में करंट क्लास की जो रेफरेंस आईडी होती है बिल्कुल इसी तरह से पहुंच जाती है। अगर हम सपोज करो दिस को प्रिंट करें और इस टी को प्रिंट करें तो दोनों की आईडी सेम आएगी। टी को प्रिंट कर लीजिए और दिस को प्रिंट कर लीजिए, दोनों की आईडी बिल्कुल सेम। ये देखिए, ये देखिए, दिस की आईडी और टी की आईडी चेक करिए। तो दिस एक कीवर्ड है। ऐसा कहा जाता है दिस नाम का कीवर्ड हर नॉन स्टैटिक मेथड में और कंस्ट्रक्टर में होता ही होता है, आप यूज करें या ना करें। दिस हर जगह होता है, मतलब हर जगह मतलब नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता है। ये दिस नाम का जो कीवर्ड है ना, हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में इम्प्लिसिटली अवेलेबल है। कुछ करें या ना करें, आप कुछ भी मत करें, पहुंचा हुआ है। बट स्टैटिक में नहीं होता है, क्योंकि दिस स्टैटिक के अंदर यूज ही नहीं होता। इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से और स्टैटिक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए दिस जो है स्टैटिक के अंदर यूज है। लेकिन बाकी जो दिस कीवर्ड है वो हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता है।
आपने कहा कि किसी नॉन स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर में होता तो है, सही बात है, लेकिन उसमें रेफरेंस आईडी आती कहाँ से है? उसके अंदर रेफरेंस आईडी कुछ इसी तरह से आ जाती है जो हमने अभी करा, क्योंकि जैसे हमने मेथड कॉल किया, ये मेथड के अंदर ये रेफरेंस ऐसे पास करा, ऊपर होल्ड करा, तो ये ऊपर जो होल्ड करते हैं वो दिस नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, जो कि आपको दिखता नहीं है। यानी कि किसी भी मेथड की कॉलिंग में आपके ऑब्जेक्ट पहुंच जाते हैं और वो दिस नाम के वेरिएबल में होल्ड करा लिए जाते हैं, जो कि आपको दिखता नहीं है, इम्प्लिसिटली हो जाता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इस तरह से इसको करके रख देता हूँ और आपसे शेयर भी कर देता हूँ, तो ताकि भाई इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिस एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखता है। दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज हेलो द, सर। हाँ जी हाँ जी, क्या कह सर रहे हो? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ना बनाए और दिस डॉट शो से कॉल करें तो कॉल हो जाएगा? ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं और दिस डॉट शो, कहाँ पे कॉल? मेन मेथड के अंदर कॉल करोगे? यस सर, मैन मेथड के अंदर। मेन के अंदर यूज नहीं कर सकते हो ना, स्टैटिक के अंदर यूज नहीं होता है दिस। आगे बताइए, आगे बताइए। सर किसी दूसरे मेथड के अंदर ऐसा कर सकते हैं सर? ठीक है, जिस मेथड के अंदर आप करोगे वो मेथड कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर आपने यस अपनी सर। क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो दिस में कुछ भी नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो दिस के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो अज्यूम करो कि आपने एक डिस्प्ले मेथड कहीं बनाया और उसको आप दिस डॉट डिस्प्ले लिख रहे हो, तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं चलेगा भाई। जहां जहां ऑब्जेक्ट काम करता है वहां वहां दिस काम करता है, लेकिन एटलीस्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी दिस पिक्चर में आएगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो दिस पिक्चर में ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट बनते क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर, तो ऑब्जेक्ट बनते कंस्ट्रक्टर चलता है और हर कंस्ट्रक्टर में दिस पहुंच जाता है अपने आप। आपने अगर किसी कंस्ट्रक्टर में दिस को प्रिंट कराएं और कंस्ट्रक्टर कॉल ही ना करें तो क्या आएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दिस उसके अंदर, इसके अंदर रेफरेंस आईडी पहुंच जाएगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि दिस के अंदर करंट क्लास की रेफरेंस आईडी आती कहाँ से है, तो आप बोलो कि जब भी कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होता है तो उसी के अंदर एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा होता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई मेथड बना रखे हो और उसमें लिखा है इंटेक्स, है ना, तो इसके अंदर आप एक वैल्यू पास कर रहे हो 20, तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू बाय डिफॉल्ट जाता है जो कि आपको दिखता नहीं है, ये बिल्कुल जादू है एकदम, समझ लो। और वो जो जाता है वो आपकी क्लास की ऑब्जेक्ट की आईडी होती है, फिर वो होल्ड कहाँ होती है? वो होती है दिस वेरिएबल में, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तभी तो दिस नाम का कीवर्ड जो हर मेथड में है और उसमें आपकी करंट ऑब्जेक्ट की आईडी है। अब करंट ऑब्जेक्ट की क्या मतलब है? करंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, अब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है T1, तो T1 पे शो चलाया तो इस समय पे T1 जाएगा। तो दिस एक सिंगल कीवर्ड है, दिस एक सिंगल कीवर्ड है, लेकिन जब जिस मेथड पे मतलब और वो पॉइंट किसको करता है? हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि अ, अभी आपने शो मेथड यहाँ पे चलाया, जैसे आपने शो मेथड चलाया किस ऑब्जेक्ट पे चलाया? टी पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो शो मेथड है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा? टी ऑब्जेक्ट को। अब आपने किसको कॉल किया? T1 को, तो अब दिस किसको रेफर करेगा? T1 को। यानी कि दिस एक सिंगल कीवर्ड है और ये हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जो मेथड कॉल करोगे उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल हुआ होगा उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। ये कहा करंट, इसीलिए कहते हैं दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट का मतलब यही होता है, करंट का मतलब ये करंट जिस ऑब्जेक्ट पे वो चल रहा है उसी का। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि बताओ अगर मैं यहाँ पे टी डॉट शो लिख रहा हूँ तो इस टाइम पे इस शो मेथड में किसकी आईडी होगी? तो टी की होगी। अगर मैं T1 लिख रहा हूँ तो किसकी आईडी होगी? T1 की। चलो एक काम कर लो, आप T और T1 दोनों प्रिंट कर लो, है ना। यहाँ पे कॉमा करके टेस्ट टी बस प्रिंट कर लो, है ना। टेस्ट टी में होल्ड कर लिया, मतलब टी को भी टी में होल्ड कर लिया, T1 को भी टी में होल्ड कर लिया और टी को प्रिंट कर लिया यहाँ पे। तो टी को एक बार प्रिंट करा, या टी यहाँ नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो छोड़ दो, यहाँ ना प्रिंट करो, आप नीचे प्रिंट कर लो। एक बार टी प्रिंट कर लो, फिर एक बार T1 प्रिंट कर लो। 2 आईडी प्रिंट किया आपने ना टोटल, लेकिन दिस मैंने एक ही बार प्रिंट किया है, दिस मैंने एक ही बार। और यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है, भेजो भी नहीं, आपको भेजने की जरूरत है नहीं ना।
ये टी भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मेथड के आर्गुमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ T1 और दिस एक ही बार हमने यूज किया है। अब आप देखिए कंपाइल, x इज ऑलरेडी, अच्छा ये भी x वेरिएबल हमने ले लिया, हटा दो इसको, इसकी भी जरूरत नहीं। यहाँ से जो 10 पास किया है इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। कंपाइल, रन। तो देखो आप अभी इसको और अच्छे से देखना चाहते हो तो और बढ़िया से आपको दिखाओ, को कट करो, यहाँ पे रखो, ठीक है। कंपाइल, रन। अब आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे ऐसा बताइए, बात तो नहीं आ रही थी भाई। पहले वाले टी की आईडी और उसके दिस की आईडी सेम, दूसरे वाले T1 की आईडी और उसके दिस की आईडी सेम, ये कहानी होती है। तो दिस एक सिंगल कीवर्ड है जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, बोलना नहीं है? सर मतलब कंस्ट्रक्टर में भी दिस कीवर्ड होता है सर? हाँ, कंस्ट्रक्टर में सर दिस कीवर्ड होता है यस, सर? कंस्ट्रक्टर भी बना दो, कंस्ट्रक्टर भी बना दो। कंस्ट्रक्टर भी दो ऑब्जेक्ट बनाए तो दो बार कंसिडर चलेगा और दिस को दो बार प्रिंट कर लो, ये लो कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे दिस को एक बार प्रिंट करते हैं और दो बार ऑब्जेक्ट बनाए तो दो बार कंसिडर चलेगा, ये देख लीजिए। आप ही बताइए कंसिडर में होता है कि नहीं? वो तो आपको यूज करने में होता है, होता है तभी तो चला। तो देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने बने थे, दो, तो दिस की आईडी दो ही है, ऐसा नहीं है कि जी तीन है, दो ही आईडी है, लेकिन मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में वही आईडी यूज हो रही सेम। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। दिस एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखता है। This is the implicit reference variable which holds the reference ID of current object. कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए। सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा सर। एक मिनट सर, आप आउटपुट दिखाइए सर एक बार सर प्लीज। बिल्कुल देखिए आउटपुट, देखिए सर मतलब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट में दिस कीवर्ड का आउटपुट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर लिख के दिस का आउटपुट लिखा दिस आउटपुट प्रिंट निकाले किया सर हुआ है वहाँ हमने, पे। दिस प्रिंट किया हुआ है। हाँ सर, E922 आ रहा सर, राइट सर, फर्स्ट वन। ओके देख लीजिए आप यहाँ। सर, अगर हमें T1 का भी निकालना बोला तो कैसा आता सर T1 का? क्या T1 का? नहीं सर, सॉरी सर, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। आप दोबारा मिल गया देखिएगा, सर। दोबारा इसे प्रैक्टिस करिएगा, है ना, दो बार इसे